हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियोफेज के मॉर्फोलॉजी के बारे में। उसके अलावा उसके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, उन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों या शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। अब ये जो टर्म है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। फेज वर्ड का मतलब होता है ईटर, ठीक है। फेज यहाँ पे जो दो टर्म है इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज यानी क्या होगा, बैक्टीरियो का सिंपल मतलब है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फेज का मतलब होता है ईटर। फेज का मतलब क्या है, ईटर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या है, आपका एक टाइप का वायरस होता है, ठीक है। और ये कैसा वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला या बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब जनरली दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था, एक का नाम है आपका फेलिक्स डी हार्ले और दूसरे का नाम था फ्रेडरिक डब्ल्यू वॉर्ट, ठीक है। अब ये जो फ्रेडरिक वॉर्ट उसके अलावा फेलिक्स डी हार्ले, इन्होंने बेसिकली ये जो बैक्टीरियोफेज है उसको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया, यानी इनको अलग अलग डिस्कवर किया, ठीक है। जैसे ही बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी हुई, ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने हम सोचा कि एकदम हमारी चांदी कट गई है, ठीक है। मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया को किल कर रहा है, ठीक है। तो अब इनको ऐसा लगा कि यार ऐसे है कि अब हमें कुछ ऐसा मिल चुका है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। अब ये कंटिन्यूसली अगर बैक्टीरिया को किल करेगा तो इससे होगा क्या कि जो बैक्टीरिया से होने वाली जितनी भी डिजीज हैं उन सभी को हम क्या है आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा बैक्टीरियोफेज ढूंढेंगे जो उस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करने वाले बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या है कि कोई सा भी किसी भी तरीके का बैक्टीरियल डिजीज क्यों ना आ जाए, हम उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे ही एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ये भी बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो जैसे ही एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, अब हम इसका यूज क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए नहीं करते बल्कि बैक्टीरिया से बचने के लिए उसके प्रोफाइलेक्सिस में करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब करंटली हम कहां यूज कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज का, तो बेसिकली प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब इतनी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। सो जनरली क्या है, ये एक ऐसा वायरस है जो कि इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, खाता है या उसको मारता है या उसके ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। जनरली आपको याद रखना है ऐसा कोई सा भी बैक्टीरिया नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सा भी वायरस आपको या बैक्टीरियोफेज नहीं देखने को मिलेगा जो बैक्टीरिया को फीड नहीं करता या बैक्टीरिया के ऊपर फीड नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने की थी, फ्रेडरिक डब्ल्यू वॉर्ट ने और फेलिक्स डी हार्ले ने, ठीक है। और ये दोनों ने इसको इंडिपेंडेंटली अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया था। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखा गया कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, ये जो आपका बैक्टीरियोफेज है वो एक टाइप का ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये टर्म आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी ये बैक्टीरिया के ऊपर ही पाया जाएगा, उसके अलावा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे नहीं मिलता, ठीक है। ये सिर्फ कहां देखने को मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे देखने को मिलेगा, और बैक्टीरिया के बाहर ये कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो बैक्टीरियोफेज क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये चीज आपको याद रखना है। और सिर्फ क्या है, उन्हीं जगहों पे मिलता है जहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या जहां पर बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो आपको सॉइल में देखने को मिल सकता है, सीवेज वाटर में देखने को मिल सकता है, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, उसके बाद रूट नोड्यूल्स हो गया, या फिर बोल सकते हैं लेग्यूम के जो नोड्यूल्स होते हैं, इन सभी जगहों पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब क्योंकि इन जगहों पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो इसीलिए होगा क्या कि अब इन जगहों पे आपके बैक्टीरियोफेजेस भी देखने को मिल जाएंगे या बैक्टीरियोफेजेस को हम ढूंढ सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज होते हैं वो बेसिकली क्या है, आपको इंटेस्टाइन ऑफ बर्ड हो गया या फिर मैमल्स में या एनिमल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, अब क्योंकि वो बैक्टीरिया है तो वहां पर बैक्टीरियोफेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बैक्टीरियोफेज है वो आपको कहां मिलेगा, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स में देखने को मिल सकता है। यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, स्पुटम हो गया, सलाइवा हो गया, पस हो गया, नेजल एक्सुडेट हो गया, इन सभी के अंदर आपको बैक्टीरियोफेज देखने को मिल जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि बैक्टीरियोफेज को हम आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं और इसको बेसिकली हम क्या है, पीरियड ऑफ कॉन्वेल्सेंस के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या इसको आइसोलेट करते हैं, यानी कि जब ये बहुत सही कंडीशन में होता है तब इसको हम आसानी से इसको मतलब आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया के अलावा अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज हैं, वो क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज के ऊपर यानी ईस्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ईस्ट के ऊपर पैरासाइट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। कुछ ईस्ट सेल हो गया, उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इनके ऊपर क्या है, अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब जस्ट ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ही कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी हुई तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि यार अब हमारे हाथ में तो एकदम चांदी लग गई है, आसानी से अब सारा काम हो जाएगा, बैक्टीरिया की अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सारा का सारा जो भी डिजीज होगा बैक्टीरिया से कॉज्ड बाय, जो भी मतलब कि जो भी डिजीज बैक्टीरिया के चलते फैलेगा या बैक्टीरिया की वजह से फैलेगा, उसको हम क्या करेंगे, आसानी से अब बैक्टीरियोफेज की मदद से किल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बाद में एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हो गई तो अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे, यानी प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव, इसको प्रिवेंटिव मेजर्स बोलते हैं। तो अब जो बैक्टीरियोफेज है उसका हम यूज सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे ही करते हैं। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। जनरली क्या है, बैक्टीरियोफेज को आर्बिट्रेरली हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक होता है टी फेज और दूसरा हो जाएगा वायरुलेंट या फिर आप बोल सकते हो टेम्परेट फेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज उसको हम डिवाइड करें दो पार्ट में, ठीक है। एक तो हो जाएगा टी टाइप, ठीक है। टी का मतलब होता है यहाँ पे टाइप वर्ड से ही मतलब या टी प्रकार के बैक्टीरियोफेज, और दूसरा हो जाएगा आपका वायरुलेंट, वायरुलेंट एंड टेम्परेट, टेम्परेट टाइप। तो इस तरीके से हम दो टाइप के बैक्टीरियोफेज को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये टी फेजेस हैं, टी फेजेस के अंदर आपके T1 से लेके T7 तक आ सकते हैं। और ध्यान रखना है, टी का मतलब यहां पर क्या है, टाइप से मतलब होता है, या टी का मतलब टाइप होता है, ठीक है। अब टी टाइप के अंदर अगर हम बात करें, टी फेजेस के अंदर T1 से लेके T7 तक बैक्टीरियोफेज आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो T1 से लेके T7 तक में जो क्लासीफाई हम कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, टेल के बेसिस पे कर रहे हैं कि टेल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वो टेल है कि नहीं है, उसके बेसिस पे यहाँ पर इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है इनको किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ टेल, कि क्या टेल प्रेजेंस है या नहीं है। अगर टेल नहीं है तो मतलब किसी दूसरे टाइप में होगा, अगर टेल प्रेजेंट है तो कुछ दूसरा टाइप का होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जनरली अगर हम बात करें जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फेजेस हैं वो कौन से हैं, T1 से लेके T7 तक होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है और इनको हम सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं, यानी जो T1 बैक्टीरियोफेज, T1 से लेके T7 तक जो बैक्टीरियोफेज जो फेजेस हैं इन्हीं को हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। अब जनरली क्या है, जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उसके अंदर आप देखोगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल अगर छोड़ दे, जैसे 5x174 हो गया, कॉलीफेजेस हो गया, उनको छोड़ दे तो मैक्सिमम क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको यहाँ पर देखने को मिल जा सकता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो टी फेजेस हैं इसको हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो टी फेजेस हैं इनको भी फर्दर तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है टी इवन फेजेस। पहला क्या आ जाएगा आपका, टी इवन फेजेस, ये ध्यान रखना है, जिसके अंदर T2, T4, T6 आ जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इस तरीके के जो बैक्टीरियोफेज है वो जेनेटिकली एंड सीरोलॉजिकली क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी ये जितने भी T2, T4, T6 हो ये क्या है, जेनेटिकली और सीरोलॉजिकली आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है।
उसके अलावा यहाँ पर जो हेड होता है वो एंगुलर होगा और इनका जो टेल होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होगा, ठीक है। सो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको हेड बोलेंगे और ये जो पोर्शन पीछे नीचे देख रहे हो ये टेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेल होगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जनरली यहाँ पर क्या है कि इन जो बैक्टीरियोफेजेस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, बैक्टीरियल सेल से इंडिपेंडेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। देयर मल्टीप्लीकेशन इज इन द बैक्टीरियल सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। इसका सिंपल मतलब क्या है कि इन बैक्टीरियोफेजेस का जो रेप्लिकेशन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के अंदर ये जा रहे हैं वो बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेट करेगा कि नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो डीएनए होता है T1 फेजेस का, ठीक है, उसके अंदर सबसे एक यूनिक टाइप का बेस होता है जिसको हम बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। ये नाम याद रखना है, यहाँ पे नॉर्मल साइटोसिन नहीं प्रेजेंट होगा इसके डीएनए में। इसके डीएनए में कैसा साइटोसिन प्रेजेंट होगा, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि T1 फेजेस के अंदर जो बेस होता है वो किस तरीके का होगा, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन होगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। लेकिन वही अगर हम टी ऑड की बात करें, ठीक है, तो टी ऑड क्या होगा कि ये जेनेटिकली और सीरोलॉजिकली आपस में रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। सो ये क्या होगा, इनका जो डिफरेंट जेनेटिक एंड सीरोलॉजिकल फीचर होगा, यानी आपस में रिलेटेड नहीं होते, इनके दोनों फीचर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर इनके बारे में और बात करें तो इनका जो हेड होगा अगेन वो एंगुलर होगा, लेकिन जो इनका टेल होता है शॉर्ट होता है और उसके अलावा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। पीछे अभी हमने देखा इवन वाले में कि जो टेल है वो लॉन्ग होता है और बेसिकली कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है, बट यहाँ पर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और उसके अलावा इनके जो डीएनए में सिंपल सा साइटोसिन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखें तो पहला हो गया T1, दूसरा हो गया टी ऑड, और उसके अलावा जो थर्ड क्लास है वो उसका क्या हो जाएगा, T5 फेजेस आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो अगेन इसका जो हेड होता है वो एंगुलर ही होगा, लेकिन टेल की बात करें तो टेल यहां पे लॉन्ग होता है और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, ठीक है। टेल यहां पर कैसा होगा, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, और इसके अंदर भी अगर हम बात करें जो बेस होगा बिल्कुल सेम है, साइटोसिन जैसा ही होगा जैसा कि ऑड वाले में था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर टेल होता है, लॉन्ग होगा और ये टेल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो वायरुलेंट और ए वायरुलेंट, या जिसको हम टेम्परेट फेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो वायरुलेंट और इन वायरुलेंट की या ए वायरुलेंट के बीच में हमने क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया है कि जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर जाने पे रेप्लिकेट कर रहा है या बाहर ही रेप्लिकेट कर रहा है, इसके बेसिस पे हमने इसको यहाँ पर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। सो डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन ऑफ फेजेस with the bacterial cell they have been distinguished into virulent, या इसको लाइटिक या फिर ए वायरुलेंट या टेम्परेट फेजेस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लॉफ की बेसिस पे बात करें तो लॉफ ने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज है वो बेसिकली 3 क्लियर कट स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला होता है एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन, यानी ये वाले जो बैक्टीरियोफेज हैं ये क्या है, सेल के बाहर प्रेजेंट होंगे, यानी बैक्टीरिया के बाहर प्रेजेंट होंगे। वेजिटेटिव फेज क्या होगा, ये अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये इंट्रासेलुलर होते हैं, ठीक है। सो वेजिटेटिव फेज और जो प्रोफेज है ये बेसिकली इंट्रासेलुलर के एग्जांपल होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन है वो क्या होगा, कंप्लीट फेज पार्टिकल होता है, या बोल सकते हैं ये कंप्लीट बैक्टीरियोफेज होगा, यानी इसके अंदर आपको प्रोटीन कोट प्लस न्यूक्लिक एसिड दोनों चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर विरियन हम उसको बोलेंगे जो कंप्लीट टाइप का हो। कंप्लीट टाइप का मतलब कि उसके ऊपर प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट हो और न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल भी प्रेजेंट हो, ये चीज आपको याद रखना है। सो यहाँ पर क्या होगा, आपका न्यूक्लिक एसिड का कोर भी प्रेजेंट होगा और प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम ये वेजिटेटिव फेज और प्रोफेज की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये इंटरसेलुलर होते हैं, यानी सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन कोट एब्सेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोटीन कोट एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, इस टाइप के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो वेजिटेटिव फेज है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन का, मतलब कि इसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लिक एसिड है उसको बैक्टीरियल सेल पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली क्या है, रेप्लिकेट कर सकता है।
लेकिन वही अगर हम प्रोफेज की बात करें तो यहाँ का जो न्यूक्लिक एसिड है वो बैक्टीरियल सेल पे डिपेंड रहता है। यानी ये क्या करेगा कि पहले जो प्रोफेज में जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगा, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा, उसके डीएनए के साथ अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाएगा, तब जाके ये रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो प्रोफेज है वो खुद से कभी भी अपने आप या इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, अपने आप को बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा और बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही रेप्लिकेट करेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो ऐसे बैक्टीरिया जो प्रोफेज में होते हैं और उसके अंदर अगर बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट है तब उसको बोलेंगे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। तब उसको क्या बोलेंगे, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। यानी क्या होगा, ऐसा बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है और प्रोफेज स्टेज में है तब उसको बोलेंगे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। ये चीज आपको याद रखना है। सो ऐसे वायरस जिनका न्यूक्लिक एसिड प्रोफेज में है और बैक्टीरिया के साथ इनकॉर्पोरेटेड है, तो ऐसे बैक्टीरियोफेज को क्या बोलेंगे, लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज बोलेंगे या टेम्परेट या ए वायरुलेंट फेज बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में F2M12 हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल होगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर दूसरी तरफ बात करें कि ऐसे वायरस, ठीक है, जो हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल्स आर कॉल्ड एज वायरुलेंट और लाइटिक फेज। मतलब कि ऐसे बैक्टीरियोफेज जो इनिशियली मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बाहर है। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद रेप्लिकेट करते हैं, ऐसे बैक्टीरियोफेज को हम क्या बोलते हैं, वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज या फिर लाइटिक बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो बैक्टीरियोफेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है टी फेज और दूसरा क्या हो जाएगा आपका वायरुलेंट या ए वायरुलेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब हमने वायरुलेंट में डिस्कस किया तो वायरुलेंट को भी फर्दर 3 स्टेट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से आपका क्या हो जाएगा, कौन कौन सा था, एक वेजिटेटिव फेज था, उसके बाद आपका प्रोफेज हो गया और एक एक्स्ट्रा सेलुलर वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया। एक्स्ट्रा सेलुलर वाला जब बाहर रहता है और सेल के अंदर जब एंटर करता है तभी रेप्लिकेट कर सकता है, इस केस में इसको हम वायरुलेट या लाइटिक बोलते हैं। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर क्या है, कुछ पर्टिकुलर हमने बैक्टीरियोफेज के एग्जाम्पल दे रखा है, उससे रिलेटेड हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल T1 की बात करें तो उसका हेड पॉलीगोनल शेप का होता है, टेल कॉन्ट्रेक्टाइल होगा, न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ठीक है, सेम एज अगर हम T3 और T7 की बात करें तो यहाँ पर हेड हेक्सागोनल होता है, उसके अलावा टेल की बात करें तो शॉर्ट होगा और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेम एज अगर T1 और T5 की बात करें तो हेड यहाँ पर हेक्सागोनल होता है, उसके अलावा टेल की बात करें तो शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होगा और यहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम FDM उसके अलावा M13 की बात करें तो इसका जो हेड होता है फिलामेंटस होता है और इसके में टेल को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता और यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ये चीज आपको याद रखना है। 5x174 की बात करें तो इसका जो हेड होगा हेक्सागोनल होगा, टेल यहाँ पर एब्सेंट होता है, उसके अलावा यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इन दो एग्जांपल्स को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा, या ऐसे बैक्टीरियोफेज का नाम बताइए जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है M13 5x174, उसका तो कॉलीफेज और हो जाता है, वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड ही है। सो F2R13 FR ये भी हेक्सागोनल होगा, टेल यहाँ पर एब्सेंट होगा और सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पर RNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये और थोड़ा यूनिक है, तो इसके एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, सो अगर हम बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करें तो बैक्टीरियोफेज की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हेड और दूसरा क्या होता है, टेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये हो गया हेड और उसके नीचे यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो जाएगा आपका टेल। तो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। हेड और टेल के बीच में यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कॉलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कॉलर प्रेजेंट होगा। तो इसी चीज को हम क्या कर लेते हैं, सब फटाफट सारी चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है, जो बैक्टीरियोफेज है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्टिकल है और इसको इवन जो बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए जो फिल्टर पेपर आता है उससे भी इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। इवन आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया से भी ये छोटे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो ये क्या हुआ, वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन विद द बैक्टीरियल फिल्टर, यानी बैक्टीरियल फिल्टर से भी इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल की बात करें तो जनरली आप देखोगे कि जब इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं, और ये कहां पे हम कर रहे हैं, एस्कीरिया कोलाई या ई कोलाई के अंदर करते हैं, ठीक है। तो हमें इसको बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एक तो हेड हो जाएगा और एक टेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इसका स्टडी करते हैं बैक्टीरियोफेज से, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें टेडपोल या स्पर्मेटोजोइड के जैसा दिखता है। ये चीज आपको याद रखना है। बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, हेड और टेल के अंदर, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियोफेजेज हैं आपका T2 T6 होते हैं, ध्यान रखना है। जहां पर जो हेड है वो प्रिज्म के शेप का होगा, लेकिन अगर T3 और T7 की बात करें तो यहाँ पे जो जो उसका हेड होगा वो हेक्सागोनल होता है। ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो अगर इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। जनरली क्या होता है, जैसे कुछ बैक्टीरियोफेजेस की बात करें तो उनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, ठीक है। अब जब क्योंकि बॉडी फिलामेंटस है तो उनकी बॉडी को हेड और टेल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम बात करें कि T2 बैक्टीरियोफेज की, तो वहां पे जो हेड है, हेड की डायमेंशंस की बात करें तो 950 एंगस्ट्रॉम इंटू 650 एंगस्ट्रॉम होता है। तो बेसिकली जो डायग्राम आप देख रहे हो T2 बैक्टीरियोफेज का है। तो यहाँ पर अगर हम हेड की डायमेंशन देखें तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 950 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो इधर ये ब्रेथ है वो कितनी होगी, 650 एंगस्ट्रॉम होती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा कि जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है बिटवीन हेड एंड टेल, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। तो हेड और टेल के बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा जिनका जो टेल होता है, टेल की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है हेड के लेंथ के बराबर। यानी जैसे अगर हेड की लेंथ की बात करें तो ये 950 एंगस्ट्रॉम है, तो अगेन अगर हम टेल की लेंथ के बारे में बात करें तो ये भी कितना होता है, 950 एंगस्ट्रॉम ही होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और इसका जो डायमीटर होगा वो 80 एंगस्ट्रॉम होगा। यानी इसका जो डायमीटर है ये वो कितना होगा, 80 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। टेल का जो प्रोक्सिमल एंड होता है वहां पर आपको एक हेक्सागोनल टेल प्लेट देखने को मिलता है। तो ये टेल है, इसका ये वाला पार्ट प्रोक्सिमल पार्ट कहलाएगा। तो यहां पर आपको टेल प्लेट देखने को मिलता है इस तरीके से, जिसको हम एंड प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 6 पिन जैसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो एंड प्लेट है, एंड प्लेट की जो थिकनेस होती है वो आपकी 200 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है, 200 एंगस्ट्रॉम होगी। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट ये जो टेल प्लेट है, ये एंड प्लेट है, वहां से 6 टेल पिंस निकलती है, जिसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट अराउंड कितनी होती है, 1500 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 1500 एंगस्ट्रॉम होगी। ये ध्यान रखना है। अब ये जो टेल पिंस हैं इसके दो मेजर फंक्शंस होते हैं। पहला कि ये बैक्टीरियोफेज को अडहेशन में हेल्प करता है, यानी बैक्टीरियल सेल से चिपकाने में मदद करता है, ठीक है। सो पहला जो फंक्शन है वो क्या करेगा कि एड्जॉर्प्शन या बोल सकते हैं एडहेशन में हेल्प करता है। ये चीज आपको याद रखना है। यानी ये बैक्टीरियल सरफेस से इस बैक्टीरियोफेज को चिपकाने का काम करेगा। उसके अलावा दूसरी चीज कि ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम सिक्रीट करता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसोसिएट कर देता है, उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। यानी ये क्या कर सकता है, सेल वॉल की जो लाइसिस करवा देता है और आसानी से जो जेनेटिक मटीरियल है, जो न्यूक्लिक एसिड है, वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जस्ट वही मैंने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर मेजरली प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हम देखेंगे कि इनकी जो बॉडी है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है, अगर हम बात करें प्रोटीन, वो ऑलमोस्ट 50 से 60% होता है, और अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो 40 से 50% होगा। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा देखेंगे कि इसमें बहुत कम अमाउंट में लिपिड्स भी प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूट्रल फैट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कि अगर यहाँ पर करें तो वॉल्स ऑफ हेड इज कंपोज्ड ऑफ 2000 सिमिलर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। यानी इनका जो हेड है उसके अंदर 2000 सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स के। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो सकते। यानी आरएनए डीएनए एक साथ नहीं हो सकता, कोई एक ही एक समय पर एक ही होगा, चाहे वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, कोई एक ही चीज एक समय पर प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कॉलीफेज 5x174, इसके अंदर क्या है आपको याद रखना है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट इसमें होगा, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि केमिकल कंपोजिशन की, ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन इनका कैसा होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि इसके अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लगभग 25 लाख के करीब होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻³ मिलीग्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डीएनए है यहाँ पे वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये चीज आपको याद ही रखना है। उसके अलावा कि ये क्या है, इन्फेक्शन कॉज करता है होस्ट सेल को एंड सिंथेसाइज फेज पार्टिकल, यानी होस्ट सेल यानी जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है और बैक्टीरिया सेल को ये इवन किल भी कर देता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की कि ये जो बैक्टीरियोफेज है क्या ये इंपॉर्टेंट है या फिर ये सिर्फ हार्मफुल एजेंट ही है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब इसकी डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्टों को ऐसा लगा कि जो बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उसको अब हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरिया को किल करता है, तो इसके बेसिस में हम ये सारे इसके क्या है कि सिंपली सारे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरली जो आपके बैक्टीरियोफेजेज हैं उसका हम यूज प्रोफाइलेक्सिस के लिए कर सकते हैं या ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट, डिसेंट्री हो गया, एंट्रिक फीवर हो गया, कोलेरा हो गया, प्लेग हो गया और अदर जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उनसे इनको ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जैसे एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो अब हम इसका जो यूज है वो लिमिटेड हो गया, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम सिर्फ इसका यूज एज अ प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे जैसे पॉजिटिव एजेंट ऑफ प्लेग, कोलेरा हो गया, उसको हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये आपके बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये जो बैक्टीरियोफेज है वो बेसिकली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसका सेल मेम्ब्रेन को लाइसिस करने के लिए, यानी जो पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको क्लीन करने के लिए, उसको किल करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज का यूज कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्योंकि ये क्या है, डेड डिकेइंग मटेरियल वाले बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, इसलिए इनको हम स्कैवेंजर्स भी बोल सकते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, स्पेस के अंदर जो इसका लाइसोजेनिक कल्चर के बेसिस पे हम क्या है रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और इसको सबसे पहले रशियन शिप की या रशियन स्पेसशिप में यूज किया गया था, ये एक सिंपल सा मतलब कि एक फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो टेम्परेट फेजेस होते हैं वो ट्रांसडक्शन का यूज करके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने का भी काम करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और जनरली क्या है कि सबसे ज्यादा जो जेनेटिक रिसर्च के अंदर जो हम यूज करते हैं वो इसी का करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जनरली क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज है कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, क्योंकि क्या है ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जैसा कि मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया होता है जो उसको कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, उसको कर सकता है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन के अंदर जो बेसिकली जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है ये उसको भी मार सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए इस तरीके से हार्मफुल हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।